तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। 9 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। आज संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को चुना जाएगा नेता। एनडीए की बैठक से पहले होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। जम्मू से नवनिर्वाचित सांसद भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेताओं समेत सरकार गठन तक दिल्ली में ही रहेंगे जुगल किशोर और जितेंद्र सिंह। फॉर्मूला 4 कार रेस के बाद अब जम्मू कश्मीर पहली मैराथन और एडवेंचर रेस की मेजबानी के लिए तैयार। अक्टूबर में कश्मीर और मार्च 2025 में जम्मू में होगी मैराथन। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने तैयारियों की समीक्षा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कश्मीर में तैयार। 18 जून से ट्रायल यात्रियों को ब्रिज करीब से दिखाने की तैयारी कर रही आईआरसीटीसी। और गुलमर्ग आए पर्यटकों ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जताई चिंता। कहा, अन्य राज्यों की तुलना में कश्मीर में साफ वातावरण, लेकिन इस खूबसूरत जगह को भी प्रदूषण से बचाना जरूरी। पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, न्यूज़ एट 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और बात करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की, जहां तीसरी बार मोदी सरकार की तैयारी है। बीजेपी और एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होने वाली है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। बैक टू बैक होने वाली ये 2 बैठकें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। जम्मू से नवनिर्वाचित सांसद जुगल किशोर भी इसमें हिस्सा लेंगे। हिमाचल से नवनिर्वाचित 4 सांसद हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, सुरेश कश्यप, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राजीव भारद्वाज भी इस बैठक में खासतौर पर हिस्सा लेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की आज संसदीय दल की बैठक होने वाली है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में यह बैठक होगी, जहां सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी ग्रहण करेंगे। माना यह जा रहा है कि 8 और 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। इस संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल और लद्दाख से सभी नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां कांगड़ा से राजीव भारद्वाज, शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप, जम्मू से जुगल किशोर शर्मा, उधमपुर से जितेंद्र सिंह, ये तमाम सांसद हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। और इसी के साथ एनडीए के लगभग 53 सांसद पहुंचे हुए हैं, जहां आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में 11 बजे ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार बनाने को लेकर इसमें चर्चा होगी। बैठक में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर सहमति बनाई जा सकती है, उस एंगल से भी चर्चा होगी। साथ ही साथ एनडीए ने जिस तरह से 292 का आंकड़ा छुआ है, उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू 2 मुख्य बड़ी पार्टियां बनकर उभरी हैं, जिनका सहयोग एनडीए को मिला है। तो जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी की मांगों को लेकर भी मंथन और चिंतन इस बैठक में संभव है। वहीं जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कोई भी पार्टी पूरी तरह से अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने क्रमशः कश्मीर और जम्मू में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की हार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया है। बीजेपी भी अपने और अपने सहयोगियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। देखिए समीर भट्ट की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की हर सियासी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात पूरी ताकत के साथ लड़े। अब नतायज सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने जम्मू डिवीजन की 43 असेंबली हलकों में से 29 पर बरतरी हासिल की है। जम्मू और उधमपुर हलकों में मजमूई तौर पर 36 असेंबली सीटें हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने 7 असेंबली हलकों में बरतरी हासिल की। जम्मू सीट पर बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा ने 15 सीटों पर बरतरी हासिल की। कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने बाकी 3 असेंबली हलकों में बरतरी हासिल की है। ताहम जम्मू रियासी सीट पर बीजेपी के लिए परेशानी के आसार थे, क्योंकि पार्टी न सिर्फ 2 हिंदू अक्सरियती हलकों में पीछे रही, बल्कि इसको सिटी ईस्ट, नगरोटा, रामगढ़ और बाहू समेत 4 दीगर सीटों पर भी बहुत कम बरतरी हासिल थी। उधमपुर डोडा पार्लिमानी सीट के 18 असेंबली हलकों में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 में बरतरी हासिल की, जबकि कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह ने बकिया 4 में बरतरी हासिल की।
इसके बावजूद दोनों जमातों के रहनुमा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 2014 में भी जुगल किशोर शर्मा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जीते, 2019 में भी जीते और फिर 2024 में भी जीते। बहुत बड़ी बात है, लगातार 3 बार जीत कर आना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन ने तो टफ फाइट दी कांग्रेस ने। देखिए, जमहूरी निज़ाम में ताकत अवाम के हाथ में होती है और अवाम ने बीजेपी को विनर बनाया है। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोगों का मंशा होता है वही होता है इलेक्शन में, लेकिन फिर भी एज पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारी बढ़ी। पिछली बार हम उधमपुर की सीट जो हैं करीब 4.5 लाख वोटों से हारे थे और इस बार हम उधमपुर की सीट 1.25 लाख वोट से हारे। इसका मतलब है कि 3.25 लाख वोट वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए। नौशेरा असेंबली सीट की 2014 में रविंदर रैना ने नुमाइंदगी की थी। यहां मियां अल्ताफ अहमद ने लगभग 3000 वोटों की बढ़तरी हासिल की है। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला अगरचे हार गए, मगर उनकी पार्टी ने 34 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की है। श्रीनगर में एनसी ने 16 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की है। इनमें कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हब्बा कदल, लाल चौक, छानापुरा, जडीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शालाटैंग, खान साहब, चरार शरीफ, चाडूरा, पामपुर, तराल और शोपियां शामिल हैं। अनंतनाग राजौरी में एनसी ने जैनपुरा, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डूरू, कुकरनाग, शांगस, पहलगाम, नौशहरा, राजौरी, बुधहल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर के 15 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की। पीडीपी श्रीनगर सीट की 2 असेंबली नशिस्तों पुलवामा और राजपुरा में बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। पीडीपी अनंतनाग सीट पर भी 3 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। शुमाली कश्मीर की सीट पर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने करना, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लौलाब, लंगेट, सोपुर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वागोरा, करीरी, सोनवारी, बांडीपुरा और बीरवा जैसे 14 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 3 में बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। सज्जादोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 असेंबली हलके में बढ़तरी हासिल कर पाई। इस चुनाव में ये साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये साबित हो गया है। 34 सीट्स जो हमने ये चुनाव लड़े हैं 3 सीटों पे, उसमें 34 सीट्स सेगमेंट्स पे, असेंबली सेगमेंट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड किया है और बाकी तमाम बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। तमाम पार्टियां हमसे बहुत दूर हैं। तो ये बात साबित होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम किया है, लोगों ने वो सराहा है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि उमर अब्दुल्ला की हार के बावजूद एनसी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बीजेपी को असेंबली इंतखाबात से पहले काफी मेहनत करनी होगी। असेंबली इलेक्शन ने काफ़ी पिक्चर क्लियर कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डोमिनेट फोर्स बन के उभरी है। तो जिस तरह से पुंछ राजौरी में उन्होंने लीड किया, कश्मीर के मैक्सिमम पार्ट्स में उन्होंने लीड किया, सिवाय अगर साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह लीड किया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ग्राफ बहुत बड़ा है इसमें। तो यहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में 36 सीट पे लीड किया था। उस समय 87 की हमारी असेंबली थी, 36 पे लीड किया था। अभी 90 की असेंबली है और बीजेपी ने सिर्फ 29 सीटों पे लीड किया और 8 सीटें कम हुई हैं। तो 8 के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने कोई अपने जो गढ़ हैं उनके, जैसे जम्मू साउथ जो गढ़ है बीजेपी का, वहाँ बीजेपी का डिफीट होना, सुचेतगढ़ जो जब से वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, शायद 2002 के चुनाव को छोड़ के बाकी हर बार बीजेपी वहाँ से जीतती रही है। वहाँ पे बीजेपी अगर पीछे जा रही है, जो बाहू जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो कहते हैं जम्मू शहर की, उसमें बीजेपी कांग्रेस के बराबर जा रही है। तो ये बड़ी खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूँ तो बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा सिग्नल नहीं है। दिलचस्प बात यह कि बीजेपी के हलीफ अपनी पार्टी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने और बीजेपी की मुकम्मल हिमायत हासिल करने के बावजूद एक भी असेंबली हलके में बढ़तरी हासिल नहीं कर पाई। गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली डीपीएपी इंतखाबात में अच्छी तादाद में वोट हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही। न्यूज़ 18 जेकेएलएच के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।
तो हमने आपको जम्मू कश्मीर का ये लेखा जोखा बताया कि वहां पर किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भाजपा हो, खुलकर अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस वहां पर पार्टी को थी, जिस तरह से भाजपा ने अन्य पार्टियों को सपोर्ट किया, वहां पर भी कैंडिडेट्स नहीं जीत पाए, तो घाटी में सीटें ना जीतने की खुशी भाजपा नहीं मना पा रही। और जम्मू में हालांकि उधमपुर और जम्मू सीट को रिटेन करने में भाजपा सफल रही, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जिस तरह से हार गए हैं, इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खुलकर अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रही है। बहरहाल नतीजे आ चुके हैं और अब 292 के आंकड़े के साथ एनडीए एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। आज संसदीय दल की बैठक होने वाली है। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, आज बैठक में सरकार बनाने को लेकर खासतौर पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 11 बजे ये बैठक है और तमाम सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से शुरू हो चुका है। क्या जानकारियां, क्या अपडेट्स खुर्रम? देखिए, बिल्कुल ये सीधे तौर पर एक औपचारिकता है, क्योंकि इससे पहले एनडीए की बैठक हो चुकी थी जिसमें प्रधानमंत्री को नेता चुन लिया गया था, लेकिन एक कार्यप्रणाली होती है, एक तरीका होता है जिसके जरिए से बाकायदा तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब लीडर चुना जाएगा और उसके बाद सीधे तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एक तरीके का रास्ता साफ हो जाएगा। तो आज ही शाम को जो तमाम औपचारिकताएं हैं, खासतौर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो एनडीए के घटक दल हैं, वो तमाम लीडर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मुलाकात कर सकते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो आज हो रही हैं। 11 बजे बैठक होगी। जो तमाम सांसद हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के सांसद हो, खासतौर से जम्मू प्रोविंस के जो 2 सांसद हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जी, तो ये दोनों आज की बैठक में शामिल होंगे। और अब तक जिस तरीके की चीजें देखने में आती रही हैं, जिस तरीके से पिछली बार भी जम्मू कश्मीर को मंत्रिमंडल में रखा गया था, काबीना में रखा गया, तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि एक न एक मंत्री पद या सरकार के अंदर जो है एक नुमाइंदगी, एक हिस्सेदारी जरूर जो है जम्मू कश्मीर को भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के हैं कि आज जो तमाम चीजें हैं वो तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। और जहां तक सरकार को लेकर के जिस तरह की तमाम चीजें हैं, वो कल पूरे दिन माथापच्ची चलती रही। जो बीजेपी प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनके घर पर तमाम सीनियर लीडर्स जुटे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और दूसरे तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहे और सरकार का क्या प्रारूप हो, किस तरीके से सभी लोगों को उसमें नुमाइंदगी दी जाए, हिस्सेदारी दी जाए। और ख़ास तौर से जो अलायंस पार्टियां हैं, जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, वो जिस तरह की डिमांड कर रही हैं, जिस तरह की बातें जो है निकल कर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से तो ये कहा गया है कि अभी तक किसी भी पार्टी ने किसी तरह की कोई डिमांड नहीं रखी है, लेकिन अनौपचारिक जो खबरें हैं, अनऑफिशियल जो खबरें हैं, उनमें ज़रूर कहा जा रहा है कि एक फार्मूला जो बनाया गया है कि 5 सांसदों पर, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर एक मंत्रालय रखा गया है। तो इस तरीके को अगर देखा जाए तो टीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 5 मंत्रालय मांग रहे हैं, 5 वजारत मांग रहे हैं, तो वहां पर उनको 3 से 4 के आसपास उनको वजारत मिल सकती है। इसी तरीके से जेडीयू है जो बड़ा घटक दल है, जिसके बाद 12 एमपी हैं, उनको भी 2 से 3 जो मंत्रालय हैं वो मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे जो गुट है, जो शिवसेना का गुट है, उनको भी सरकार में शामिल किया जाएगा, उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी। इसी तरीके से चिराग पासवान है। तो कुल मिलाकर के हैं कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां जरूर हैं, लेकिन इन्हीं के पास तकरीबन 40 सीटें हैं, तो इनका जो एक असर है सरकार के अंदर वो जरूर दिखाई देगा। किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, किस तरीके से सबको शामिल किया जा सकता है, ये तमाम चीजों पर माथापच्ची चल रही है। यही वजह है कि 8 तारीख का जो शपथ ग्रहण की बात की जा रही थी कि वजीर आजम अपना हल्फ ले सकते हैं, वजीर आजम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो है वो अगले दिन यानी इतवार के दिन उसको बढ़ा दिया गया है, उस दिन शपथ ग्रहण हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं। कुल मिलाकर आज का दिन मीटिंगों का दिन है और एक तरीके की जो तमाम प्रोसेस है, जो औपचारिकता है, उसको आज पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद सरकार बनाने का दावा शाम तक पेश किया जा सकता है। बिल्कुल खुर्रम, इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से खासतौर पर देखा जाए तो हिमाचल से अनुराग ठाकुर लंबे समय से मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं। इसको लेकर किस तरह की संभावनाएं हैं कि क्या आगे आने वाले समय में भी अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में नुमाइंदगी का मौका मिलेगा? इसके इतर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हमने जिस तरह से देखा कि पीएमओ में वो उन्हें नियुक्त किया गया है, और क्या कोई और हिमाचल प्रदेश से या खासतौर पर
जम्मू कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह या जुगल किशोर शर्मा, उन्हें क्या मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोई संभावना है? क्योंकि अनुराग ठाकुर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अगर अलग रख दिया जाए तो उसके इतर जो सांसद हिमाचल प्रदेश से चुनकर आए हैं या फिर जुगल किशोर शर्मा, क्या उनकी भी कुछ संभावनाएं हैं? कुछ स्पेस उनके लिए भी मिल सकता है मंत्रिमंडल में? देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि किसको फोन आएगा। सभी की धड़कनें जो हैं वो तेज हैं कि कब किसका पत्ता कटेगा और किसको सीधे तौर पर फोन आएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भी केंद्र सरकार की फॉर्मेशन होती है तो उसमें न सिर्फ जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनको नुमाइंदगी दी जाती है, उनको मुतमईन करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनको भी साथ में लेकर चलने की कोशिश की जाती है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा और जिस तरीके का मुजाहरा उन्होंने किया, तमाम सीटें जिस तरीके से उन्होंने जीती है, और जो अनुराग ठाकुर हैं जो खुद मंत्री रहे हैं और अगर उनको देखें तो उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन की और तमाम चीज़ें रही हैं, तो बड़े इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इन दोनों चेहरों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये भी देखने में आया है कि एनडीए की सरकार में भी देखने में आया है कि वो चेहरे बदल देते हैं, कई बार कई नई चेहरों को मौका देते हैं। तो यही वजह है कि सबकी दिल की धड़कनें तेज हैं, लेकिन किसको फोन जाएगा और किसको फोन नहीं जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसी को लेकर सबकी धड़कनें जो है वो तेज हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, आप नजर बना के रखिए क्योंकि तमाम सांसदों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आएगा, बाहर जुड़ेंगे, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कावेरी इजी दूध पत्री पर्यटन स्थल पर संपर्क मार्ग हुआ जर्जर, कई जगहों पर धंस गई सड़क, प्रशासन पर लगाए गए आरोप। श्रीनगर में तहत शतरंज और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, युवा सेवा एवं खेल विभाग ने किया टूर्नामेंट का आयोजन। गांधरबल में अग्निशमन विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर दी चेतावनी, आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा। बारामूला पुलिस ने सराई और डेलिना घाट में अवैध खनन में शामिल 2 टिप्पर और एक ट्रैक्टर किया जब्त, 3 ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। रियासी में तपती हुई गर्मी में राहत, जंगलों में लगी भयानक आग से बारिश ने दिलाई राहत। 3 और 4 जून को रामबन और बानिहाल के बीच NH-44 पर तत्काल मरम्मत, वाहनों की आवाजाही की गई निलंबित। आरएसपुरा में कबीर महाराज की 626वीं मनाया गया प्रकाशोत्सव, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। पुंछ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी, आग लगने की वजह से जंगली जानवरों को भारी नुकसान, वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए लगातार कर रहा प्रयास। बिश्ना के रिंग रोड के पास तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार मारी टक्कर, मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। पुंछ से लंबेड़ी आश्रम में स्वामी चैतन्य बालमुकुंद जी महाराज का मनोत्सव मनाने के लिए महाराज के सेवकों और अनुयायियों की बसों से रवाना। कुपवाड़ा में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से विशेष खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त अभियान जारी, पोशपुरा से 1 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन और 4 राउंड 9 mm गोली। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह मनाने के लिए डीएलएसए भद्रवाह में जागरूकता कार्यक्रम और पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। सचिव डीएलएसए भद्रवाह रोमेश लाल की अध्यक्षता और निर्देशन में नए जिला न्यायालय परिसर सरना भद्रवाह के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम वन प्रभाग भद्रवाह के सहयोग से आयोजित किया गया और कार्यक्रम के दौरान पैनल वकील एडवोकेट मोहम्मद मजीद मलिक ने विषय के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी भी डाली। हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, हार्मफुल जो रेडियो जो गैसेस हैं वो आज ज्यादा हो रही हैं। हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, इसीलिए
आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हुई और हम शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एज ए पैनल लॉयर सक्सेसफुल हमारी यहाँ पे आज प्लांटेशन ड्राइव हुई है। और हमारे ये हम फॉर्चुनेट हैं कि ये नया कम्प्लेक्स एक यहाँ पे बन रहा है भद्रवाह के अंदर सारना में, और पहले हम ही लोगों ने यहाँ पे ऑनेबल जज साहब ने, ऑनेबल डीएफओ साहब ने और हमने यहाँ पे आज प्लांटेशन ड्राइव की है। और हम यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है और ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस जो है हमने करनी है। कोशिश की है सभी को ये सिग्नल देने के लिए कि जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हर एक आदमी स्वस्थ अच्छा रहेगा। आगे पीछे साफ सफाई रखनी चाहिए हमने, खास करके प्लांटेशन ड्राइव बड़ी ही जरूरी है क्योंकि आज का जो टाइम आप देख रहे हैं टेम्परेचर कितने राइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर है, जिस वजह से हमें प्लांटेशन ड्राइव जो है सबसे बेस्ट है इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। और सिधरा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर के पास आईईडी ग्रेनेड होने की खबर मिली है। सूचना मिलने पर इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। अल सुबह से तलाशी अभियान किया जा रहा है। राजन हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े। राजन, अपडेट्स। के जो सिदरा आउटस्कर्ट का इलाका है वहाँ जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है उसके आसपास के गांव में कहीं जो है वो आईडी या बम होने की सूचना जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, जिसके बाद देर रात को भी ये तलाशी अभियान चलाया गया था लेकिन कुछ नहीं मिल पाया सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके बाद आज सुबह वापस जो वो एक तरह से सैनिटाइजेशन का जो काम है उसको शुरू किया गया है। और ये इस तरह की रिपोर्ट आई थी सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद कि कोई आईडी या बम जो है वो तिरुपति बालाजी के मंदिर के आसपास जो इलाके हैं वहां पे हो सकता है, जिसके बाद गहन तलाशी अभियान जो है वो देर रात को चलाया गया। और उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो सुबह वापस जो है इस अभियान को अब चलाया गया है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को खंगाल रही हैं, आसपास के जो गांव हैं उनको खंगाल रही है और इस बात का पता लगाने में लगी हुई है कि कहीं उस इलाके में कोई आईडी या बम तो ना हो। तो ऐसे में अभी जो ये तलाशी अभियान है वो अभी चल रहा है। ठीक है राजन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ नजर आप बना के रखें। वहीं गुलमर्ग आए पर्यटकों ने पूरे देश में पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में कश्मीर घाटी का वातावरण कुछ हद तक प्रदूषण से बचा हुआ है और इस खूबसूरत जगह को प्रदूषण से बचाना जरूरी है। हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा ने गुलमर्ग में पर्यटकों से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, इसको लेकर सुनिए। एनवायरनमेंट को बचाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे गुजरात में तो हम गुजरात से आए हैं, वो बहुत गर्मी है। अब जो हम एनवायरनमेंट को नहीं बचा सकते तो ये गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। हमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे, इसलिए ज़रूरत है और ऐसे इवेंट होने ही चाहिए जिससे हमारे देश की और भी प्रोग्रेस हो सके। हर देश में या पेड़ पौधे और लगाने चाहिए और ऐसे ही इवेंट्स होने चाहिए। उधर वृक्ष लगाना चाहिए, उसको भी गांव में अच्छे रखने है तो वृक्ष को पौधा को रखना चाहिए। एनवायरनमेंट को कुछ बचाना चाहिए, इसको गर्मी बहुत है ना, इसीलिए इसकी रक्षा करने का पौधा का लगाना चाहिए। सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं है। सबको सीखना है ये सब, एवरी पर्सन। गुलमर्ग यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स नहीं आना चाहिए बिकॉज यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे जो ग्रीनरी उसको वेल मेंटेन रखना है हमको, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। लेट इट बी ए ग्रीन बिकॉज इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल की वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है और वहाँ पे ब्रीदिंग की भी इश्यूज आते हैं। जहाँ यहाँ पे आप कोई भी आएगा यहाँ पे उसको एक फ्रेश एयर मिलेगा, ही ब्रीथ नेचुरली। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह इन सयाहों ने कहा है कि गुलमर्ग को कैसे बचाना है। और जिस तरह अगर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें, क्योंकि कई रोज़ तक इस तरह की तकारीब मुनक़िद किए जा रहे हैं कि माहौल को बचाने की बात की जा रही है। और इसी तरह ये सयाह जो गुलमर्ग आए हैं, इनका कहना है कि गुलमर्ग में जिस तरह ग्रीनरी है और इसी तरह यहाँ पर भी इस ग्रीनरी को, इस एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है। और इसी तरह देश के हर कोने में पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है ताकि ये वातावरण जो है, ये माहौल जो है, माहौलियात जो है और ये माहौल यानी एनवायरनमेंट जो है वो हर आलूदगी से पाक और साफ रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।
फॉर्मूला 4 कार रेस की सफल मेजबानी के बाद जम्मू कश्मीर पहली मैराथन और एडवेंचर रेस की मेजबानी की तैयारी में है। इस साल अक्टूबर में कश्मीर और मार्च 2025 में जम्मू में अनुकूल मौसम की स्थिति के साथ मैराथन आयोजित की जाएगी। इसका खुलासा सचिवालय में मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने की अध्यक्षता में बैठक में हुआ। मुख्य सचिव ने कहा कि कश्मीर को एक आदर्श विश्व स्तरीय मैराथन और रेसिंग साहसिक गंतव्य बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां मौजूद हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी के लिए रोड मैप और समय रेखा आधारित लक्ष्य बनाने और इस संबंध में तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि साहसिक खेलों की मेजबानी यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की मेजबानी से पर्यटन और स्थानीय व्यापार से आर्थिक प्रोत्साहन पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात करते हैं हिमाचल की।